अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक। K2 TV लाहौर स्टूडियो से नशर किया जाने वाला पहला प्रोग्राम चेयरिंग क्लास में आप सबको वेलकम कहती हूं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में बात होगी कुछ हम आवाम की, अवामी मसाइल की, हुकूमत की और पंजाब गवर्नमेंट की, और इसके अलावा बात करेंगे लाहौर की, लाहौर के सकाफ़त की, लाहौर के कल्चर की, लाहौर का ट्रेडिशन क्या है और इसके अलावा लाहौर सियासत में कितना अहम किरदार अदा करता है। और इसके अलावा हमारे जो लाहौर है उसमें ये वो मकाम है जहाँ फ़ैसले बनते हैं और फ़ैसले टूटते भी हैं, जहाँ वादे तो आवाम से किए जाते हैं लेकिन सियासी पर्दों में कहीं ना कहीं धुंधले कर कर दबा दिए जाते हैं। मज़ीद टाइम नहीं लूँगी और डायरेक्ट स्टूडियोज़ में आप सबको वेलकम करते हुए अपने गेस्ट की जानिब चलूँगी। हमारे स्टूडियोज़ में सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं राव दिलशाद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सर, कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर ने तकिया वो जम्मिया ही नहीं, कितना मुत्तफिक हैं आप इस बात से? देखिए, ये वो एक स्लोगन है जो पूरी दुनिया में अगर कहीं पर भी आप जाएं, किसी से भी बात करें तो ये मकूला बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द-ए-आम है। और इवन दैन के यहाँ आने के बाद फ्रीक्वेंटली यात्रीज़ जब आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, ख़ास तौर पर कनाडा, अमेरिका या UK और या यूरोपीय ममालिक से, तो वो यहाँ आकर इस बात को ज़रूर दोहराते हैं कि अब हम पैदा हो गए क्योंकि हमने लाहौर देख लिया। तो ये फ्रीक्वेंट एक है। तो ऑब्वियसली लाहौर के हवाले से एक इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है उसको आप देखें, लाहौर की बैठकों को देखें, लाहौर की सकाफ़त को देखें, तो यकीनन ये मुनफरिद है। और फिर जो तारीख़ी इसके पहलू है, जो आपने बात की तख्त लाहौर की, यही फैसले होते हैं और जहाँ जिस तरफ लाहौर चलता है फिर पाकिस्तान भी उसी तरफ मूव ऑन होता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये तख्त लाहौर भी है और तख्त लाहौर के साथ साथ ये अपने अंदर बहुत सारी सकाफ़ती पस मंज़र को यहाँ किए हुए है। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि ये अदब का मरकज़ भी है। यहाँ की अदबी बैठकें, यहाँ पर मुख्तलिफ जो आप तकारीब देखते हैं, अभी चूँकि सीज़न शुरू होगा तो आपको लाहौर में लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की सूरत में बहुत मिलेगा। फिर अभी रिसेंटली कल्चर मेला था, फिर पंजाबी सकाफ़त दिहाड़ बड़ी शान व शौकत से मनाया जाता है। फिर मेले ठेले, इसकी एक अपनी मुनफरिद है। इसकी फूड स्ट्रीट्स अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हुए हैं। इसके तारीख़ी मकामात की आप बात करें तो इसके तारीख़ी मकामात में आपको एक मुनफरिद अंदाज़ नज़र आएगा। यहाँ लाहौर जो है वो सिर्फ़ तारीख़ की अगर बात करें तो लाहौर में आपको मुगलिया तारीख़ मिलेगी, लाहौर में आपको मुख्तलिफ़ डायनेस्टीज़ की तारीख़ मिलेगी, लाहौर में आपको ब्रिटिश हिस्ट्री मिलेगी। लाहौर की सिर्फ एक शाहरा की आप बात करेंगी तो एक शाहरा जिसको आजकल माल रोड और शाहरा कायद-ए-आज़म कहते हैं, वहाँ पर 136 ऐसी तारीख़ी इमारतें हैं जो मुगलिया दौर से लेके ब्रिटिश राज तक की अक्कासी करती आपको नज़र आती हैं। तो ये है मेरा लाहौर। अच्छा। इसीलिए कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमिया ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मज़ीद आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह आपने जिक्र किया मुगलिया दौर का और इसके अलावा लाहौर की स्पेसिफिक हिस्ट्री आपने नरेट करने की कोशिश की कंक्लूडेड फॉर्म में, मैं मज़ीद इसमें चाहूँगी कि जिस तरह के अब आप देख रहे हैं अपने सराउंड में कि जेन ज़ी का ज़माना जा रहा है, हमारी जनरेशन खौफनाक ज़माना जा रहा है, तो लाहौर का कल्चर क्या अभी भी उसी तरह आगे चल रहा है, उस तरह अगली नस्लों को मिल रहा है, या और हम किस वाले लाहौर में रह रहे हैं? एक वो मुगलिया दौर वाला लाहौर था, एक सब कॉन्टिनेंट वाला था, और एक पार्टीशन के बाद वाला लाहौर था, एक वो ब्रिटिश वाला लाहौर था, और उसके अलावा ये राजाओं महाराजाओं की हुकूमत वाला लाहौर था। अब हमारी जनरेशन को आगे मिल कौन से वाला लाहौर रहा है? आप देखिए, इस वक्त जिस लाहौर की आप बात कर रही हैं ये वाकई एक जदीद लाहौर है। यहाँ आपको मेले ठेलों में कमी ज़रूर हुई है लेकिन बदस्तूर मेले ठेले जारी हैं। यहाँ आपको दाता की नगरी मिलेगी, यहाँ आपको शाह हुसैन का दरबार मिलेगा, यहाँ आपको शालीमार गार्डन मिलेगा जो अक्कासी करता है मुगलिया सल्तनत की। लाहौर फोर्ट आपको बादशाही मस्जिद मिलेगी, आपको यहाँ पर डेरा साहब मिलेगा जो सिख मज़हब की एक मुक़द्दस जो मुकाम है उसमें उसको मुनफरिद हैसियत हासिल है। तो लाहौर में
रंजीत सिंह की हुकूमत हो या मुगलिया हुकूमत हो या उससे पहलों की, और फिर जो आखिरी जो हमने देखा इस हवाले से ब्रिटिश राज को देखा, तो तमाम के नक्श तो मौजूद हैं, लेकिन आज के लाहौर की जो आप बात कर रहे हैं ये एक जदीद लाहौर है। यहाँ पर ऑरेंज लाइन ट्रेन आपको सफरी सहूलियात से आरास्ता कर रही है। यहाँ पर आपको मेट्रो बस की सूरत में सफरी सहूलियात हैं। यहाँ का रोड नेटवर्क आप यकीनन किसी और अगर केपी के से या पंजाब से जब आप, मैं ये नहीं, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि लाहौर एक बड़ा आइडियल शहर है टू लिव, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। सर, कहा जाता है जो लाहौर के रहायशी हैं वो किसी दूसरे शहर में चले जाए तो ना उन्हें सुकून की नींद आती है, ना उनका खाने पीने को दिल करता है। उसना लोगों ने नौकरियां छोड़ी हैं, लोगों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग को सेक्रीफाइस, अपनी नौकरियां सेक्रीफाइस की हैं, लेकिन शहर को नहीं छोड़ा। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस्लामाबाद में भी एडजस्ट हुए और मुख्तलिफ कराची में भी एडजस्ट हुए, लेकिन उनकी तादाद अगर आप रेशो की बात करें तो वो कम है, वो कम है। लाहौरिये बहुत कम दूसरे शहरों में अपना बसेरा करते हैं, और इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि अगर आप पेशावर, कराची या कोयटा की मार्केट्स को देखें तो आपको वहाँ पर लाहौरिये काम करते नज़र नहीं आएंगे, और इसके मुकाबले में अगर आप लाहौर को देखें तो लाहौर की हर मार्केट में अदर एरियाज के आए हुए लोग हैं। आपको केपी, बलूचिस्तान और पंजाब से आए हुए लोग आपको काम करते यहाँ पर नज़र आएंगे। तो लाहौर ने हमेशा सर्दी हो या गर्मी वेलकम भी किया है अपने यहाँ आने वालों को, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि लाहौर को और फिर पंजाब को बदकिस्मती है कि कसूरवार भी ठहराया जाता है, यहीं से अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया जाता है यहीं, और उसके बाद फिर कसूरवार भी ठहराया जाता है कि जी पंजाब हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। तो ये वो ऑब्वियसली ये बातें ज़बान ज़द-ए-आम भी हैं। अगर आप बात करें केपी की, सिंध की या बलूचिस्तान की, तो वहाँ पर ये होती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे पंजाब मेरा है वैसे केपी, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध भी मेरा है। बिल्कुल ऐसा तो हमें अपने अपने शहरों की जो सकाफ़त है इसको उजागर करने में, शहरों की इकॉनमी को उजागर करने में अगर सारे लोग कोशिश करेंगे तो फिर आपको वो फ़र्क नज़र नहीं आएगा जो कराची से लाहौर आने वाले कहते हैं कि लाहौर तो एक बदला हुआ लाहौर है। तो वाकई एक बदला हुआ लाहौर है, मॉडर्न लाहौर है, लेकिन जेन जी के की जो आप बात कर रही थी, जेन जी को सेटिस्फाइड करना सर, ये वायरस आ चुका है और ये नस्ल दर नस्ल फैल रहा है। ये वायरस बड़ा मुश्किल है। उसकी, इस वायरस ने सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया है मोबाइल डिवाइसेस की वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ है, गैजेट्स की वजह से, गैजेट की वजह से ये नुकसान ज़्यादा हुआ है कि अपनी सकाफत से दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर भी जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन लाहौर अपनी शनाख्त को फ़िलहाल तो बरकरार रखे हुए है। अब आने वाली दिहाई कैसी आती है, या जेन अल्फ़ा जब बड़ी होती है तो वो क्या रिएक्ट करती है, वो तो नहीं। जेन जी तो अभी तो फ़िलहाल वो मैं ना मानूँ और टच मी नॉट वाली एक रेस का शिकार ज़रूर है जेन जी, ऐसे ही है। लेकिन जेन अल्फ़ा से हम उम्मीद करते हैं कि जब कन्वर्जन होगी तो मैं तो ये इस हवाले से होपफुल हूँ कि ऑब्वियसली जेन जी हो या जेन अल्फ़ा हो या मिलेनियम हो, ये अपनी सकाफ़त को उजागर करने में, अपनी शनाख्त को उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा इसी तरह से करते रहेंगे। लाहौर की तारीख़ी हैसियत किसी से ढकी छुपी तो है नहीं, और लाहौर में आपको मतलब एक डाइवर्सिटी भी मिलेगी। लाहौर में आपको सकाफती लिहाज से कल्चर्स की डाइवर्सिटी आपको लाहौर में मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको सारे सूबों की नुमाइंदगी नज़र आएगी। जी जी। और अगर हम बात करें तो बाकी प्रोविंसेस में शायद ऐसा नहीं है। वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तो ज़रूर हमें नज़र आता है कि सारे सूबों से स्टूडेंट आते हैं, लेकिन हमारी जो जामियात हैं दीगर सूबों में बड़ी बड़ी नामवर जामियात हैं, मैं उनके किरदार पे शक नहीं कर रहा, लेकिन एक ट्रेंड नहीं है। तो इस लिहाज से लाहौर को एक मुनफरिद हैसियत तो हासिल है, इससे इनकारी आप नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है जेन जी भी नहीं करेगी। आई होप सो, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक वो लाहौर अभी करंट सिचुएशन में जो वर्ल्ड सिटी है,
लोग अभी भी उसी तरह गहमा गहमी, मिलते जुलते हैं, खाबे शाबे होते हैं और लोगों में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। आपके नेबर्स जो हैं वो इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं कोई ब्लड रिलेशन है। और वॉल्ड सिटी से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ थोड़ा सा गैप आ गया। अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारे नेबर्स में कौन रहते हैं, थोड़ा सा एक फ़र्क आ गया। मतलब लाहौरी की पहले जो बात की जाती थी कि जो एक गर्म जोशी दिखाते थे कि जो रिश्तेदार नहीं भी है, जिससे खून का रिश्ता नहीं भी है, उससे भी कुछ इस तरह के ताल्लुकात इस्तवार हो जाते थे कि वो अपने खूनी रिश्ते से भी ज़्यादा गहरा रंग छोड़ते थे। और अब वॉल्ड सिटी वाला लाहौर कुछ और हो गया और वॉल्ड सिटी से बाहर वाला लाहौर कुछ और हो गया है। ये फ़र्क क्यों है और ये किस तरफ जा रहे हैं? अच्छा, इसमें एक तो आप वॉल्ड सिटी की बात कर रही हैं, सिर्फ वॉल्ड सिटी नहीं है, वॉल्ड सिटी के अतराफ़ में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पुराने हैं जहाँ पर थड़ा कल्चर को बड़ी नुमायाँ हैसियत हासिल थी और आज भी है। बुज़ुर्गों के साथ नौजवानों का इंटरेक्शन आज भी रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हुआ ये कि जब लाहौर जो ही अब फैलता चला गया और उसके बाद बढ़ता चला गया इसका अदूदरबा भी, और था तो वही, लेकिन जब ये मॉडर्न सोसाइटीज़ जहाँ पर लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं, नई आबादियों की बात करते हैं, नई हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर जब इस चीज़ ने लैग किया तो बाहमी रवाबत में कमी आई। ये बुनियादी फ़र्क है। शहर के लोगों का आज भी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप उसी तरह से है और यही बुनियादी वजह थी कि थड़ा कल्चर मौजूद था, बैठक कल्चर मौजूद था और वहाँ पर अब कैफ़े कल्चर है। सोसाइटीज़ में अगर आप देखें आपको कैफ़े कल्चर मिलेगा, लेकिन वो गर्मजोशी नहीं मिलती। कैफ़े कल्चर कैसे है कि वहाँ पर भी जो अगर कैफ़े में कोई बैठे 4 लोग तो उनकी जो रेजिडेंसीज हैं वो उनके काफ़ी डिस्टेंस पे होती हैं और वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, जैसे गुलबर्ग में आप देख लें। तो ये वो मिजाज है जिसकी वजह से फिर वो आपको हमसायगी का भी शायद ख्याल नहीं रहता। और फिर लाहौर में हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार के नतीजे में बहुत सारे नौ दौलतियों ने भी लाहौर का रुख किया। जब लाहौर पहुँचे तो ऑब्वियसली आप मिलेंगे नहीं, चूँकि लाइफस्टाइल है और रेस डिफरेंट है कि साथ वाले के पास अगर बड़ी गाड़ी है तो साथ वाले मेरे पास उससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, अगर इसका बिजनेस अच्छा है तो मेरे पास इससे अच्छा, तो वो उधर रेस डिफरेंट है। लेकिन थड़े पे क्या है, थड़े पे ये पूछा जाता है बाबा जी आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, कोई हुक्म करें, मैं आपको कोई दवाई आपके क्या काम आ सकता हूँ। अंदरून शहर में ये अभी अंदरून शहर में और फिर शहर की पुरानी जो आबादियाँ हैं गर्मजोशी दिखाई जाती है दूसरे को लेकर, वहाँ पर है। और वहाँ से ख़त्म इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने रोज़ मिलना है। हाँ। फिर मसाजिद में हर किसी के करीब एक मसाजिद आपको मस्जिद मिलेगी, उनका मसाजिद में इकट्ठे होना, उनका मुख्तलिफ तकिए, लाहौर शहर में मुख्तलिफ जगहों पर तकिए हैं और तकिए क्या है, वहाँ पर बुज़ुर्ग भी आकर बैठते हैं और बच्चे भी खेल रहे होते हैं एक साथ में, नौजवान भी वहाँ पर अपने मनपसंद जो खेल हैं उनमें मशगूल होते हैं। तो वो एक कनेक्शन है, यानी बचपन का भी, बलूगत का भी और बुढ़ापे का भी। वो तकियों में जब लोग वहाँ पर आपको बैठे नज़र आते हैं तो फिर वो एक हसीन इम्तिजाज बनता है और वो एक दूसरे की खबर भी उससे रखते हैं। तो ये वाला जो कल्चर है ये आपको लाइफस्टाइल में नहीं मिलेगा। आपको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, आपको ब्रांड के जूते मिल जाएंगे, आपको ब्रांड का वॉलेट मिल जाएगा, आपको नित नई गाड़ी मिल जाएगी नए मॉडल की, लेकिन ये कल्चर नहीं मिलेगा। वो हो सकता है साथ में और मैं इस चीज़ का विटनेस भी हूँ बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पर हमने देखा है कि अगर फौतगी हो गई है तो साथ वालों को इल्म ही नहीं है कि साथ वाले घर में फौतगी है, लेकिन जो शहर के लोग हैं, जो पुरानी आबादियाँ हैं, जो 100 साल पुरानी आबादियाँ हैं, वहाँ पर आप जाएं तो अगर फौतगी हो गई है तो आपको पूरा मोहल्ला वहाँ पर इकट्ठा नज़र आएगा। जितना मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं उतना तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं। ये है। तो चूँकि मॉडर्नाइजेशन ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द गेम है, इसको आप सेटिसाइड कर नहीं सकते। बढ़ती हुई आबादी और फिर अब लाहौर शहर की जो अगर वॉल्ड सिटी की बात करें तो वॉल्ड सिटी के अंदर अब तकरीबन 18 लाख की आबादी है और लाहौर शहर की टोटल आबादी 1.5 करोड़ से तजावज़ कर चुकी हुई है। हालिया जो सेंसिस था उसके मुताबिक तकरीबन 1.25 करोड़ है और 1.25 करोड़ तो आबादी हो गई और उसके बाद जो लोगों को आना जाना था ये तकरीबन 1.25 करोड़ का शहर है ये इस वक्त। तो इतने बड़े शहर में ज़ाहिर है फिर भी ये शहर इतने लोगों को समोए हुआ है, तो मैं क्या इस पे कहूँ। फिर जाहिर है फिर ना ये लोग कहें जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं, तो फिर ऐसे
जी तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता रहेगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे मज़ीद माहौलियाती तब्दीलियों की। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल काफ़ी ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। वेलकम बैक। स्टूडियोज़ में हमारे राव दिलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि बतौर सीनियर जर्नलिस्ट अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। सर, ये तो होगी लाहौर की गुफ्तगू, लाहौर के कल्चर के बारे में, यहाँ की ट्रेडिशन के बारे में, आज की जनरेशन के बारे में। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करके, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। ख़ासतौर पर लाहौरियों को बहुत अच्छा लगता है जब लाहौर के बारे में बात होती है। लेकिन जहाँ लाहौर के इतने पॉजिटिव पहलू हैं, वहाँ पर अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि लाहौर स्मोक से दो चार है और इसकी वजह से लोगों को स्किन डिजीज़ सफ़र करनी पड़ रही हैं, आइज़ इन्फेक्शन, नोज़ का, थ्रोट का, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से लोग गुजर रहे हैं। तो ये स्मोक की सूरत हाल कितनी ख़राब होती जा रही है डे बाय डे, और इसके लिए क्या इक़दाम करने ज़रूरी हैं सेल्फ बेस पे? प्लीज़ रोशनी डालिएगा। देखिए, उसमें आपने बड़ा सुलगता हुआ टॉपिक का इंतखाब किया है। और स्मोक की अगर हम बात करें तो ये 2012-13 की बात है। पहली मरतबा जब एक लेयर सी बनी तो उस वक्त ये स्मोक का, उससे पहले या फोग होती थी और फोग के साथ साथ दूसरा कोई लफ्ज़ आपने शायद आपको सुनने को भी नहीं मिलता होगा। लेकिन स्मोक क्या थी? स्मोक में हमने नए तौर पर तो ये आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये रातों रात नहीं हुआ। इसके लिए हमने बड़ी मेहनत की है। अपने शहर के, जहाँ पर हम इसकी पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे थे, अपने शहर के माहौल को तबाह करने में, अच्छा, इसमें बड़ी हमने मेहनत की है। 75 साल लगे हैं हमें। अच्छा। और इसमें हर हुकूमत ने अपना हिस्सा इसमें डाला है, क्योंकि नंबर एक तो इसका जो ग्रीन कवर था उस पर कॉम्प्रोमाइज किया गया। अच्छा। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज बनी जो कि लीगल थी और उसके साथ बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज बनी जो गैर कानूनी थी। और सिलसिला यहाँ पर नहीं रुका। उसके बाद तीसरा जो एलिमेंट था इस शहर के ग्रीन कवर को ख़त्म करने में, वो खुदरो आबादियाँ थी। खुदरो आबादियाँ यानी किसी की 4 एकड़ ज़मीन है, उसने प्लॉट काटे हैं, बेच के निकल गए। वहाँ पर सीवरेज कैसा होगा, वहाँ पर किसी की को वाटर सप्लाई की लाइन चाहिए, इस पर किसी ने कंसंट्रेट किया ही नहीं। माल कमाया और चलते बने। और ये वो खमियाजा है जो आज हमें स्मोक की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। हमने अपना ग्रीन कवर किया। और मैं यहाँ पर ज़रूर नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा कि दुनिया में अगर आपने 2004-5 से, अगर आप उस वक्त के जो प्रेसिडेंट ओबामा थे, 2005 में गालिबन वो आए, उनकी अगर आप डिबेट सुने, 2008 में आए, तो आपको क्लाइमेट चेंज के हवाले से जी आपको आज से 15 साल पहले, आज 15 से 18 साल पहले आपको क्लाइमेट चेंज की बहुत ज़्यादा गुफ्तगू दुनिया में मिलेगी। और प्रेसिडेंट ओबामा की हर स्पीच में आप क्लाइमेट चेंज का लफ्ज़ सुनते होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर गवर्नेंस की तब्दीली तो बहुत हमने तब्दीली की बातें सुनी, लेकिन इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है इस पर कोई पॉलिसी नहीं थी। हमें बिलियन ट्री के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, लेकिन वो बिलियन ट्री आज कहाँ है आप खुद देख लें। और किस तरह से हमने अपने ग्रीन कवर को सिर्फ लाहौर में ही नहीं, बल्कि ग्रीन कवर जहाँ पर भी था वो रिड्यूस हुआ है, आपके जंगलात कम हुए हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। सर, कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट तो आप पे वो है ना, मौसमियाती तब्दीली का तो है ना। मैं ये कह रहा हूँ, एक तो कुदरत की तरफ से ग्लोबल जो आपने खुद किया, जो बेड़ा गर्क हम लोग खुद अपना कर रहे हैं। किसने आपको कहा कि ग्रीन कवर को खत्म करते चले जाएं? किसने आपको कहा कि आपने कानून बनाया कि हर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट का 1% आप शजरकारी पर खर्च करेंगे? और आज अगर हम सिर्फ 2 दहाइयों का डेटा इकट्ठा करें तो पता ये चलता है कि 2 दहाइयों में तकरीबन 200 अरब रुपए मिनिमम जिनकी कॉस्ट है। वैसे तो अगर 200 अरब का प्रोजेक्ट है तो उसका 1% आप लें तो ये
तकरीबन 2 अरब रुपए तकरीबन ये बनते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 अरब रुपए में अगर पायलट प्रोजेक्ट के तहत भी कहीं पर शजरकारी की जाए तो उसके समरात आप तक ज़रूर पहुंचते हैं। लेकिन बदकिस्मती से फंड्स रखे गए, फंड्स खर्च भी हुए, लेकिन खर्च कहाँ हुए उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और हमें बस ये बताया जाता है कि इतनी शजरकारी हम कर रहे हैं, और वो शजरकारी अगर हुई है तो उसका इम्पेक्ट क्यों नहीं आया। और महकमा माहौलियात जिसका काम था कि माहौलियात के हवाले से माहौल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे, बदकिस्मती से चंद साल कबल तक वो एक महकमा माहौलियात ही रहा है, महकमा माहौलियात नहीं बन पाया। अब आपको इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊं, स्मोक के हवाले से, स्मोक के हवाले से 43.5% कंट्रीब्यूशन है जो व्हीकल्स आपके शहर में चल रही हैं। तकरीबन 15 लाख गाड़ियां चल रही हैं और 25 लाख से ज़ायद बाइक्स इस शहर में चलती हैं जो सारी फ्यूल पे हैं। और जब आपको आज से 10 साल पहले पता चल गया था कि ये इश्यूज बनेंगे आपके लिए, ये गले की हड्डी बनेंगे, तो इस पर काम क्यों नहीं किया गया। फिर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को के मुंह जोर घोड़े को नकेल क्यों नहीं डाली गई। आपका ग्रीन कवर ख़त्म होता चला गया, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। आपके कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में आज की जो जिसको आप जेन जी कह रही हैं, वो यकीनन क्या वो सज़ा नहीं भुगत रहे। बच्चे बड़े सभी जो लोग हैं वो इसकी सज़ा भुगत रहे हैं और सांस लेना मुश्किल हुआ है। अभी जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो AQI लेवल है वो 191 है इस वक्त, और 191 बिलाशुबा पिछले साल के मुकाबले में अगर आज के दिन को, यानी आज आप 25 अक्टूबर निकाल लें और 25 अक्टूबर को 2024 का दिन निकालें तो आपको उससे कम नज़र आएगी। लेकिन कम ज़रूर हुई है। और इसके नतीजे में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मौजूदा रजीम ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये इनिशिएटिव अगर 10 साल पहले लिए जाते तो यकीनन आप आज टैकल कर रहे होते इसको। इसमें आपके शहर की जो नई जो लाहौर के हवाले से स्टडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने करवाई है वो बहुत खौफनाक है। और उसमें तो लाहौर को हीट आइलैंड की टर्म से जोड़ा गया है कि अगर आप इक़दामात को यकीनी नहीं बनाते आने वाले चंद सालों में, उसके लिए 10 से 15 जो SOPs हैं वो दिए गए हैं, जिसके नतीजे में अगर आप ये इक़दामात नहीं करते तो आप तो दर्जा हरारत आपका बढ़ता चला जाएगा। लाहौर का विंटर सीजन स्टार्ट होता था 15 अक्टूबर के बाद, और आज आपको 25 अक्टूबर को भी एयर कंडीशन की ज़रूरत है। आप पंखे के बगैर कमरे में नहीं बैठ सकते। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्वायरमेंट को किस तरह से आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, और कॉम्प्रोमाइज़ का नतीजा ये है कि आज हमारा सांस लेना भी दुश्वार हुआ है। अब वो जो 10 SOPs की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या हैं, वो बाकायदा उसमें मेंशन किया गया है उस स्टडी में कि आप हर सूरत में जो आपकी स्कैटर्ड इंडस्ट्री है इसको किसी एक जगह में करें और इनको माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी से लेस करें। आप अपनी जो फ्यूल जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को मज़ीद बेहतर करें, और आपको गाड़ियों को इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ लेके जाना है। अगले 2 सालों में अगर आप 50% नहीं करते और 2030 तक ख़ास तौर पर आप लाहौर शहर में इलेक्ट्रिफिकेशन को 50% से नहीं बढ़ाते गाड़ियों को, तो आप सोच नहीं सकते कि आपका शायद अपने कमरे में बैठना भी मुश्किल होगा, या आपको शहर छोड़ने पे, जो लॉरियाँ नहीं छोड़ते ना, तो फिर लॉरियों को शहर भी छोड़ना पड़ सकता है। और जिस तरफ हम जा रहे हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 15 साल से ये इशू है, और पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर में इसमें महकमा माहौलियात की गाड़ियों पे ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की गई है। अब आपको सड़कों पर वो बाउजर्स चलते नज़र आते हैं जो एंटी स्मोक गन्स का काम करते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी रिलीफ है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये उसकी शिद्दत को कम तो करेगा, लेकिन यही वजह है कि आज 191, वगरना आप 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर 2024 निकालेंगे, उसका डाटा देखेंगे तो आपको 250-300 से ज़्यादा, इससे डबल आपको AQI लेवल जो है वो नज़र आएगा।
और हमें ये बताया जाता रहा कि फसलों की बाकियात को जलाने से इसका ज़्यादा नुकसान, उसकी कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम जो है वो 5 से 7% है। हमें ये बताया जाता रहा कि भट्टे बड़े खौफनाक हैं और पंजाब में जो 8,300 से ज़ायद भट्टे हैं वो तकरीबन 96-97% जो भट्टे हैं वो जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं। अब इंडस्ट्री को, जो टायर को जलाने वाली इंडस्ट्री थी जिसको प्रोसेस कहते हैं, उसका किस हद तक आपने खात्मा किया, वो प्लांट्स आज भी मौजूद हैं। वो जो पाउडर बनाते हैं टायर का जला के और उस पाउडर को फिर जलाया जाता है इंडस्ट्री में, वो है असल खौफनाक सूरत हाल जो इख्तियार करता है। और अगर आपने लाहौर शहर में ही मोमनपुरा के इलाके में चले जाएं, आपको महमूद बूटी का इलाका, GT रोड का इलाका, फिर इसी तरह से डेरा गुजरा और उससे मुलिका इलाके, वहाँ पर आप तो जो सारा लाहौर का लाहौरी हैं उनको तो अक्टूबर और नवंबर में स्मोक का सामना करना पड़ता है ना, लेकिन जिन इलाकों का मैंने तज़किरा किया है, इन इलाकों में सारा साल ही ये सूरत हाल रहती है। और ये बदकिस्मती है कि घर घर इंडस्ट्री लगी हुई है। ये वो मुहर्रकात है जिनको अगर आप नहीं वक्त पर नकेल डालते तो फिर इसकी शिद्दत कंट्रोल भी नहीं रहेगी, आउट ऑफ कंट्रोल। अब जो हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं जैसे कि आपने जिक्र किया, तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी वो करवा रहे हैं सख्ती से या अभी बस चल रहे हैं? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन तो शुरू हुआ है, लेकिन स्मोक उतना स्ट्रिक्टली हुआ जितना होना चाहिए। स्मोक और मौसमियाती तब्दीलियाँ हो, या आपकी पोलियो कैंपेन हो, डेंगू कैंपेन हो, या खसरा के हवाले से जो ये हमारा इंडिविजुअल भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें ये डिमांड है इन सारी कैंपेन की कि हम इंडिविजुअली भी इसमें अपना रोल प्ले करें। डेफिनेटली। और करना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं करते तो फिर यकीनन आप देखिए लाहौर शहर के हमने तारीखी और बड़े उसके बातें तो हम करते हैं कि बड़ा तारीखी शहर, ख्वाबे बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन आज भी पोलियो फ्री नहीं है। ऐसे पोलियो का वायरस मौजूद है। पोलियो कैंपेन्स बिलाशुबा चल रही है, गवर्नमेंट अपनी तौर पर बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन इसके लिए आपसे मुराद के हर किसी को अपना किरदार अदा करना है। और जब तक नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इस तरह के इश्यूज आपको लपेटते रहेंगे और फिर जो यही लाहौर जो सरसब्ज बागों का शहर था, यही फिर हीट आइलैंड नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा। तो इस तरह ये वो इश्यूज हैं। जिस तरह से पिछले 1 साल में इन्वेस्टमेंट की गई है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में, उनको गाड़ियां दिलवाई गई हैं, उनको इक्विपमेंट, हैरानी की बात आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। 2021 में जब इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि 40% से ज़ायद जो कंट्रीब्यूशन है वो स्मोक के पार्टिकल्स को इंक्रीज़ करने में वो गाड़ियों के फ्यूल की है, जो गाड़ियाँ चल रही शहर में। लेकिन आप हैरान होंगी कि गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के पास किस गाड़ी से कितने पार्टिकल्स निकलते हैं वो चेक करने का पैमाना ही मौजूद नहीं था। और अब कैंप्स लगे हैं, स्क्वाड्स बने हैं, काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। इसको और बढ़ाना होगा और वॉर फुटेज पर आपको इस पे काम करना है। इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब ने काफ़ी जो भी महकमा माहौलियात और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से जो भी कोटेशन जाती है, जो भी माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से प्रोजेक्ट जाता है, उसको मनोअन तस्लीम भी कर लिया जाता है, उसके फंड्स भी रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो ये अच्छा है। इस पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसके नतीजे में आपको फ़ायदा क्या होगा? आपके अस्पतालों पे बोझ कम होगा। आपके जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी अस्पतालों पे होती है वो ऑब्वियसली उसमें कमी आएगी। तो दुनिया में जहाँ पर भी कोई प्रोजेक्ट आता है उनका सबसे पहला जो एजेंडा होता है वो माहौल ही होता है, और माहौल को किस तरह से साफ़ रखना है उस पर सबसे पहले कहता है। मैं हैरान हूँ, अब बीजिंग शहर है, इतना बड़ा शहर है, और उस शहर में मैं रिसेंटली गया था तो मैंने एक भी फिलिंग स्टेशन नहीं देखा, यानी पेट्रोल स्टेशन एक भी नहीं देखा। वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन के पॉइंट्स हैं, वहाँ पर पेट्रोल वाली गाड़ी की एंट्री बंद है। तो इस तरह से उन्होंने काम किया। चलें, ये आप एज देते हैं कि वो बड़ा अमीर मुल्क है, लेकिन अभी जो आपने काम शुरू किया गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं, फिर इलेक्ट्रिक कैबिन की तरफ जा रहे हैं,
तो ये वो इनिशिएटिव है, इनको और ज़्यादा आने वाले सालों में बढ़ाना सर होगा। बहुत स्मूथली जा रहे हैं ना, उतना एग्रेसिवली ये बिहेव नहीं करे। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रही, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, जब तक एग्रेसिव होके इस चीज़ को आगे नहीं करेंगे, इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, तब तक नहीं होगा। क्योंकि जब इनकी कुर्सी की जंग होती, इक़्तिदार की जंग होती, तब डोर टू डोर जाते हैं, ये पर्सन टू पर्सन जाकर मिलते हैं। लेकिन जब आवाम के मसाइल को सॉर्ट आउट करने की बात होती है, जब कुछ इस तरह के सोल्यूशन, जिस तरह के स्मोक का इतना बड़ा इशू हमें फेस करना पड़ रहा है, हमारे खासतौर पे बच्चों को और बूढ़ों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात से दो चार होना पड़ रहा है, तो तब ये इतना स्लो क्यों चल रहे हैं, तब ये उतने एग्रेसिवली बिहेव क्यों नहीं कर रहे? देखिए, आपको ऑब्वियसली आपकी बात दुरुस्त है कि एग्रेसिव होना पड़ेगा और इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आपको इख्तियार करना पड़ेगी। मुझे याद है पहले भी जो माहौल दोस्त इकदाम फैक्ट्रीज़ नहीं करती थी, वो सील होती थी और अगले दिन ही वो डी सील भी हो जाती थी, लेकिन अब थोड़ा इस पर संजीदगी का इजहार किया गया है। खैर, कारोबार बंद करना भी मसाइल का हल नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको लाहौर शहर में तकरीबन ए कैटेगरी के 10,000 रेस्टोरेंट्स हैं, बी कैटेगरी के कोई 15,000 रेस्टोरेंट्स हैं। इसी तरह से आपको अगर आपने कभी गौर किया तो आपको हर गली मोहल्ले में एक बारबेक्यू की भट्टी नज़र आएगी। अच्छा, ये काम पहले सिर्फ होटल्स में होता था और एक महदूद था, यानी फूड स्ट्रीट्स में होता था, लेकिन आज हर गली ही फूड स्ट्रीट बन चुकी हुई है। ऐसे ही है। क्या उन्होंने किसी से लाइसेंस लिया? और अगर आप एवरेज देखें तो ये 25,000 रेस्टोरेंट्स ही का सिर्फ डाटा आप कलेक्ट करें तो एक भट्टी में कम से कम 5 से 15 किलो तक कोयला बर्न किया जाता है। तो जब आपके शहर में जो गैस रिलीज कर रहा है, टॉक्सिक गैस रिलीज कर रहा है जी, जो कार्बन का बाइस बन रहा है, तो जब डेटा आप कलेक्ट करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो हम रोकने के लिए अगर सिर्फ 2 माह के लिए बारबेक्यू अगर हम नहीं खाएंगे तो कौन इससे हमारा गुजारा हो सकता है? सर लाहौरी है ना, खाबों के बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, इससे हमारा गुजारा हो सकता है, लेकिन उनको भी कायल करें कि आप प्लीज़ स्मोक के सीज़न में ज़रा एहतियात आप भी करें। और फिर अब ये टन्स ऑफ कोयला है जो आपके यहाँ जल रहा है, लेकिन इसको ये समझा जा रहा है कि शायद ये नहीं है। तो अगर वही कोयला किसी फैक्ट्री में जलेगा तो वो सील होगी। अगर बारबेक्यू शॉप पे चल रहा है तो वो बड़े मज़े से बारबेक्यू हम डिश हमने खानी है, तो उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे अगर थोड़ा सा इनको कायल कर लिया जाए, रोजगार बंद ना किया जाए, इन्हें कहें कि कोई अल्टरनेट डिशेस पे आप आ जाएं। जो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात हो रही थी स्मोक के इश्यूज़ की, बात हो रही थी बारबेक्यू की, बात हो रही थी कि कोयला जलाया जाता है। तो मैं मज़ीद राव साहब से पूछना चाहूँगी कि रहनुमाई फरमाइए, जो कोयला इस्तेमाल होता है बारबेक्यूज़ वाले रेस्टोरेंट्स पे या होटल्स या वटेवर जो भी गली गली लगे हुए हैं, ये लकड़ी का कोयला इस्तेमाल होता है या वो टॉक्सिक गैस रिलीज़ करने वाला कोयला इस्तेमाल होता है? देखिए, इस पर मैंने चूँकि इस पर स्टोरीज भी की हुई हैं और इसका बचाव जितनी देर तक मुमकिन होगा, इस पे आप स्टेक होल्डर के साथ बैठकर मुलाकात कर सकते हैं और इनको आप इनको भी माहौल दोस्त जो इनकी जिम्मेदारी है, इनको भी आगाह अगर कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मुनासिब होगा और ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप कारोबार को सील करें और उसके बाद फिर उन्हें कि ऑल्टरनेट किसी, और गवर्नमेंट सजेस्ट करे कि आपको ऑल्टरनेट इस हवाले से कोई ऑल्टरनेट अगर आप करना चाहें तो वो कर लें, एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर लें, ताकि कम से कम स्मोक तो उससे नहीं बनेगी और खाने भी उस तरह के कर लें, और ताकि स्मोक का एलिमेंट जिसमें से कम हो। आजकल तो हर चीज़ जो है वो आपको ओवन्स भी मिल जाते हैं जिसमें आप हर चीज़ बना सकते हैं। आपको जो फ्रोजन, लेकिन ओवन का फूड भी तो अनहाइजीनिक होता है ना, फ्रोजन फूड भी अनहाइजीनिक है। देखिए, ये भी कोई हाइजीनिक नहीं है, ये जो कोयले वाला है, एग्जैक्टली ऐसा ही है, टेरिबल है। आपकी इत्तला के लिए जी बिल्कुल ऐसा ही है।
अब गुजारिश ये है कि अगर तो आप संजीदा हैं वाकई स्मोक के इशू को लेकर, तो जिस तरह से 1 से 1.5 साल में इकदाम हुए हैं, इनको और ज़्यादा इनको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। आपको वो स्टडी जो 1 साल कबल हुई थी, वो ख्वाह शजरकारी के हवाले से हो, इंडस्ट्री के हवाले से हो, फ्यूल एमिनेशन के हवाले से हो, या जो ग्रीन कवर्स को बढ़ाने के हवाले से हो, तो उस पर आपको अमल दरामद करना है। जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं ऑब्वियसली वो ख़त्म नहीं हो सकती, उनको गवर्नमेंट पाबंद कर सकती है कि आपने अगर 30% अपना एरिया ग्रीन रखना था तो फिर गवर्नमेंट उनको इस चीज़ को सर पाबंद करेगी तो खाते कहाँ से भरेंगे? देखिए, ये एक आप अपने शहरियों की लिविंग कॉस्ट के ऊपर खाबे अपने करने हैं तो कर लें, मैं तो इसकी किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट ने देखें, गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, गवर्नमेंट ने इस पर संजीदगी से काम किया, और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आप खुद को अगर आप करना चाहें तो आप किसी भी सड़क पर अकेली जाके देख लें, आपकी कोई भी ना कोई हुटिंग आपको नजर आएगी, ना कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नजर आएगी। अनडाउटेडली सीसीडी जो बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। अब देखिए, ये वो अप्रोच है जिसकी तरफ आपको बढ़ना है, और आज वॉर फुटेज पर ये आप काम करेंगे तो आप जो चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं और स्मोक जैसे इश्यूज से निजात हासिल कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो आप लाहौर के नज़दीक जो आपने रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जितनी जल्दी हो उसको करें, क्योंकि उसमें 40% ग्रीन कवर है, 30 to 45% उसमें ग्रीन कवर है, और जितनी जल्दी वो ग्रीन कवर पूरा होता है उतनी जल्दी ही आप इस स्मोक जैसी जो आफत है इससे आप बच सकते हैं, क्योंकि ये मैन मेड है, हमारे अपने करतूत है जो वापस आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बहुत अच्छे से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका भी मिल रहा है। अब इसमें कोई दो राहें है नहीं। मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, और अनडाउटेडली स्मोक का इशू ऐसा और इतना सीरियस है कि इस पर जितनी भी गुफ्तगू की जाए कम है, और सुबह दोपहर शाम है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं लास्ट में यही पूछना चाहूँगी आपसे कि स्मोक का इदराक कैसे होगा और इस पर हुकूमती तदारुक कैसे होगा? जी बिल्कुल, आप ये तदारुक के हवाले से मैं पहले बता चुका हूं कि जो आपने अपनी स्टडी मुकम्मल की है, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स उसमें डिफाइंड है वो गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं, उन पर वॉर फुटेज पर गवर्नमेंट जो काम करना चाहती है वो होता है। वो लॉ एंड ऑर्डर हो, वो रोटी की कीमत हो, वो अशिया खरोनोश की कीमतों को कम करना हो, मुस्तकम रखना हो, वो आटे की कीमत कम करना हो, वो गंदम ना खरीदना हो, गवर्नमेंट जो काम करना चाहती है वो होता है इस मुल्क में। और गवर्नमेंट उन जो लाइंस जो एड्रेस की गई हैं हालिया स्टडी में, उसको भी अगर एड्रेस करें तो मुझे लगता है कि इसकी इंटेंसिटी बहुत हद तक कम होगी स्मोक की। और अब चूँकि ये भी एक सिलसिला चल रहा है कि काफ़ी अरसे से जो अक्टूबर में जिसको हम सर्दियों की बारिश कहते हैं वो नहीं हो पा रही, इसकी वजह से भी स्मोक का जो इशू है वो हमें करना है। आर्टिफिशियल रेन का भी तो एक ट्रेंड लॉन्च किया ना, आर्टिफिशियल रेन का एक है, लेकिन उसके लिए बादलों की भी मर्जी है। अगर बादल सूटेबल हैं तो फिर वो अप्लाई होगा, अदरवाइज तो आपने देखा नहीं क्लाउड ब्रस्टिंग हुई दुबई में, उन्होंने करके देखा था, फिर क्लाउड ब्रस्टिंग हुई, उसके बाद फिर क्या हशर हुआ। और इसी तरह से रिसेंट जो मंथ्स गुजरे हैं आपके, पहली मरतबा हमने तो सुना क्लाउड ब्रस्टिंग, कभी कश्मीर में, कभी चकवाल में, कभी गुजरात में, कभी तो ये नियर अबाउट है, और ये ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट विल और दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। आपने क्लाइमेट पर कॉम्प्रोमाइज किया जिसके नतीजे में आपकी जिंदगी आज अजीरन हुई है। और इसका सिर्फ ये वो वाद आफत है जो ना अमीर देखेगी ना गरीब देखेगी, ये सबको हिट करेगी। तो इसलिए जो हुक्मरान अशराफिया है वो जितनी जल्दी इस पर जिस तरह से कमर कसी हुई है हमने देखा है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन इसको वॉर फुटेज पे काम करें। जिस तरह से गन्स लाहौर शहर में फिर रही हैं, जो स्मोक गन एंटी स्मोक गन्स हैं, इनको और ज़्यादा जो दुनिया ने अडॉप्ट किए, गाड़ियों की इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जितनी जल्दी आप आ सकें उतनी जल्दी आएँ। मोटर बाइक्स जो सबसे बड़ा मसला है आपका, उसमें मोटर बाइकर्स की जो तादाद है वो आपके यहाँ 25 लाख से तजावज़ कर चुकी है। सर फिर ट्रक भी हैं, ट्रॉलीज भी हैं, और हैवी लोडेड गाड़ियाँ जो आज भी डीजल पर चलती हैं। जी 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 बिल्कुल, ये इश्यूज हैं। इन इश्यूज को एड्रेस आप जितनी जल्दी कर लेंगे, मेरा ख्याल है उतनी जल्दी हम स्मोक माहौल दोस्त जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट कर सकेंगे।
बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की और काफ़ी चीज़ों से पर्दे भी उठाए और उम्मीद है कि आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लास्ट में मैं पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से किस जानिब जा रहे हैं हम, देन फिर मैं पंजाब पर स्विच करूँगी, लाहौर पे। देखिए, सियासत के हवाले से कोई, मुझे तो कम से कम कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। सियासी जमातों का रवैया जो है वो जिस वक्त ज़ाती मुफादात से निकल कर मुल्की मुफादात की तरफ आएगा, हाँ जी, और उस वक्त आपके यहाँ हर शोबा तरक्की करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी अभी सियासतदानों ने बड़ी तरक्की की है इस मुल्क में। हाँ जी, सियासतदानों ने इस मुल्क में बड़ी तरक्की की, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सियासत ने तरक्की क्यों नहीं की, ये सवाल है। अलमिया है। ये अलमिया इसलिए है कि जिसके हाथ में भागदौड़ होती है फिर उसकी मर्जी चलती है, और उसकी मर्जी फिर ज़ाहिर है महदूद होती है, और महदूद सोच की वजह से हमने आपको सियासतदान को, ख्वाह वो काउंसलर हो ख्वाह वो प्राइम मिनिस्टर हो, उसको कौमी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिसका कि फुकदान है। अभी भी मैं 12 अक्टूबर की गालिबन एक जो पीटीआई की जानिब से कॉल दी गई है, ये 12 अक्टूबर है या गालिबन, मुझे इसका एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन वो अब फिर से वो चढ़ाई करेंगे। और आप देखें कि मुसलसल 12 साल से हुकूमत है केपी में उस जमात की, बजाय इसके कि उनसे पूछा जाए कि आपने क्या डिलीवर किया है, आपको पंजाब और उसके सिंध के मुकाबले में आपकी प्रोग्रेस क्या है, आपने कितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किए हैं, आपने अवामी फलाह के कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, एहतसाब होना जरूरी है, जिंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या किरदार अदा किया है। तो आप बजाय इसके कि इस पर कंपटीशन हो, आपने 12 साल में कोई एक ऐसा इदारा नहीं बनाया जिसको कि पूरे मुल्क में रेप्लिकेट किया जा सके। आज आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिंध और पंजाब में नज़र आ रही है, वो पंजाब से शुरू हुई थी। सिंध गवर्नमेंट ने, मैंने वो मीटिंग्स कवर की हुई है, सिंध गवर्नमेंट ने वो उन चीज़ों को अडॉप्ट किया और फिर उस तरफ वो निकले, और आज सिंध में भी ट्रांसपोर्टेशन समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप एक मेट्रो बस बनाई है आपने, और कभी उसका मोड़ ठीक नहीं है, कभी उसका ब्रिज ठीक नहीं है, कभी उसका कुछ प्रॉब्लम है। तो पार्टियों में जो परफॉर्मेंस की रेस है ना, जब वो शुरू होगी ना कि उससे बेहतर करने की, तो मेरा ख्याल है ये मुल्क के फिर सियासतदान ही नहीं, सियासत भी तरक्की करेगी। कुर्सी की लड़ाई छोड़ के बेसिकली हमें अपनी कौम के लिए, अपनी नेशन के लिए कुछ करना चाहिए, इस सोच, इक़्तिदार की जंग छोड़ के। इस सोच का, अगर मैं नहीं तो कोई नहीं, इस सोच को आपको छोड़ना होगा। इस मुल्क को चलने दें। इस मुल्क ने आलमी सतह पर जिस तरह का इस वक्त इमेज पाकिस्तान का है, क्या वो आपने कभी ऑब्जर्व किया? माजी में कोई एक मिसाल नहीं मिलती कि आप चाइना के भी करीब हों, आप रशिया से भी आपके ताल्लुकात अच्छे हों, आपके अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हों, आप सऊदीया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाएं, और ईरान के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे हों। ये वो रेयर एक मौका है। इसको आपको अब मईशत की बेहतरी के लिए इसको कन्वर्ट करना चाहिए। आपकी मईशत मुसलसल सफ़र कर रही है, आप चूँकि गुत्थम गुत्था हैं और दस्तों गिरेबां हैं, इसी वजह से आपको जो सियासी अदम इस्तेहकाम है। लेकिन मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, पाकिस्तान जो सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ मुआशी इस्तेहकाम को जोड़ा जाता है, पाकिस्तान इस मिथ को भी जो है वो ख़त्म करने जा रहा है। सियासी इस्तेहकाम हो या ना हो, लेकिन मुआशी इस्तेहकाम आने वाले 2 सालों में आप ज़रूर ऑब्ज़र्व करेंगी, क्योंकि जिस तरफ सूरत हाल जा रही है, जिस तरह से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, आलमी सतह पर आपकी एक जो शनाख्त है वो एक नए हार्ड स्टेट के तौर पर हुई है, और लोगों ने एक्नॉलेज किया है। ख़ास तौर पर आपको 10 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह से दुनिया ने आपको एक्नॉलेज किया है, आपके प्राइम मिनिस्टर को एरियल जो प्रोटोकॉल है वो मिलता है। ये माजी में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर किसी को भी इस तरह से, अब आप उसमें से शहबाज शरीफ को हटा लें या आप किसी और बानी पीटीआई को रख लें कि बानी पीटीआई वहाँ पे है, तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए एजाज़ है, ये रियासत का जो एजाज़ है। तो रियासत को आगे बढ़ने, रियासत किस तरह से आगे बढ़ सकती है, आपको सियासत उसी तनाजुर में करनी चाहिए, और अपनी स्पेस, जो सियासतदान जो होते हैं वो अपनी स्पेस क्रिएट करते हैं, वो कुंडी नहीं लगाते अंदर जाके कि कोई आ ही ना सके। तो मेरा ख्याल है कि बातचीत को आगे बढ़ाना,
मुल्की मसाइल के हल में बेहतरीन एक हल होगा, और इस पर जितनी जल्दी हो सके पीटीआई को भी ये सोचना है, और मुकाबले का रुझान कारकर्दगी की बुनियाद पर मेरा ख्याल है कि होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक लफ्ज़ सुन रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे आप, ताकि हमारे और हमारी ऑडियंस के लिए समझने में थोड़ी आसानी हो। अच्छा, इसमें जब इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर के हवाले से शेड्यूल जारी किया था, तो ऑन रिकॉर्ड पे मेरी गुफ्तगू मौजूद है जी जी कि दिसंबर में इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा। क्यों नहीं होंगे? इस वजह से नहीं होंगे कि जो इंटैक्ट लोकल गवर्नमेंट एक्ट था वो था 2022 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट, वो इंटैक्ट था। उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया। अब उस फैसले के फौरी बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी फुर्तियाँ दिखाई और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लोकल बॉडी एक्ट 2025 को पंजाब असम्बली से मंजूर किया, जो कि 4 माह से पेंडिंग चला आ रहा था। और उस एक्ट की मंजूरी के बाद अब जब नया एक्ट आएगा तो हल्का बंदियाँ और जो हदबंदियाँ हैं पंजाब के हवाले से यूनियन कौंसिल या लोकल बॉडीज़ के इदारों की, अब वो नए एक्ट के तहत ही होनी है। और वही हुआ, इलेक्शन अलबत्ता ज़रूर होंगे, ख्वाह ये फरवरी में हो या अप्रैल में हो, इलेक्शन पंजाब में ज़रूर होंगे। और उतनी देर तक अगर तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे तो इलेक्शन हर सूरत होंगे। लेकिन अब ये ट्रांसपेरेंसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको हम ये एक इशू है। ट्रांसपेरेंसी पे ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क था, है और रहेगा, अंटिल अनलेस के इसके ऊपर सीरियस वे में काम ना हो। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूं कि ये सवाल रहता क्यों। ये इसलिए रहता है कि आज तक किसी एक इलेक्शन को भी पाकिस्तान का फेयर इलेक्शन नहीं कहा गया। 1971 के इलेक्शन को भी, जो पहला इलेक्शन हुआ था, उसको भी कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कहा गया था। फिर 77 का, फिर मार्शल्लाह आ गया, मार्शल्लाह में फिर गैर जमाती इलेक्शन हुए, और गैर जमाती इलेक्शन के बाद फिर आगे मुस्लिम लीग नून, IJI, फिर पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग नून, फिर पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग नून, और उसके बाद फिर कू हुआ। और कू के 8 सालों में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हमने देखे। लेकिन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जब भी हुए हैं, आमरीत के दौर में फौरी हुए हैं। जमहूरी अदवार में भी इलेक्शन हुए हैं, लेकिन जमहूरी अदवार में इलेक्शन आइन के उस आर्टिकल 140A की रूह के मुताबिक नहीं हुए। अभी भी जो एक्ट बना है ये आइन के आर्टिकल 140A की रूह के मुताबिक नहीं है। बिलाशुबा एक सिस्टम पंजाब असम्बली ने समझा और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये समझा कि ये सिस्टम बेहतर हो सकता है, इसको और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि यूनियन कौंसिल लेवल पर ही नए एक्ट के तहत, जो नया एक्ट बना है, अगर तो इलेक्शन इसके तहत हुए तो यूनियन कौंसिल लेवल पर ही खरीदो फरोख्त की मंडी आपको नजर आएगी। क्यों सर, लोकल बॉडीज पे ये किस तरह से असरअंदाज होते हैं, ये प्लीज बताएंगे आप? लोकल बॉडीज के इलेक्शंस, अब जो यूनियन काउंसिल का स्ट्रक्चर है उसमें 9 काउंसलर्स आएंगे। 9 काउंसलर्स जब आ गए हाउस में तो उन्होंने 4 मखसूस नशिस्तों के लिए वोट करना है। पहले नंबर पे तो मखसूस नशिस्तों, फिर जब ये 13 का हाउस मुकम्मल होगा तो उसके बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव इन 13 लोगों ने करना है। 13 लोगों में से जिसको ज़्यादा वोट पड़े वो ऑब्वियसली वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेंगे। और ये मंडी जो खरीदो फरोख्त की मंडी है, ये बुनियादी सतह पर ही आपने लगा दी है। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है कि करवाएं और बाइख्तियार बनाएं, आप बाइख्तियार बनाने की बजाय आपने उनको निचली सतह पर ही जो है वो इस एक्ट के तहत अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसमें आपने वो नीचे से खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन मार्क तो रहेगा। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला हमारे लिए, और गुफ्तगू का सिलसिला आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग रखा है, इंटरेस्ट नहीं छूटने दिया आपने। लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, उसके लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। और आखिर में एक शेर नज़र करना चाहती हूँ लाहौरियों के लिए कि ज़माने को ज़माने की पड़ी है और मुझे वादा निभाने की पड़ी हुई है। ये दुनिया चाँद पर पहुँची हुई है और मुझे लाहौर जाने की पड़ी हुई है। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दें। नेक्स्ट मिलेंगे नए इशू के साथ, तब तक फ़ी अमान अल्लाह।